हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी ये जो वीडियो है ये 1857 की क्रांति पे जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ये उसी का अगला भाग है, जिसमें हम आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो 1857 की क्रांति के टॉपिक से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इस वीडियो को समझने से पहले आप हमारी वो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने 1857 की क्रांति को डिटेल में डिस्कस किया है। वो एक स्टोरी बेस्ड डिस्कशन है, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने उसमें समझाया है और उसी क्रम में मैंने इस टॉपिक को, इसके जो फैक्ट्स हैं उसी क्रम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए पहले आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो उस क्रांति से जुड़े हुए थे। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा विद्रोह के समय। देखिए इंग्लैंड के उस समय जो प्रधानमंत्री थे जब ये विद्रोह हुआ था तो वो पामस्टन थे। उस एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि उस समय भारत का सम्राट कौन था, तो उस समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे, या बहादुर शाह द्वितीय भी आप इन्हें कह सकते हैं। ये अंतिम मुगल सम्राट थे। उसके बाद गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और यही बाद में जब महारानी की घोषणा पड़ी जाएगी 1858 में, जब विद्रोह समाप्त हो जाएगा, तो इन्हीं को भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया जाएगा, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जब विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोह शुरू होने के बाद जो सेनापति नियुक्त हुए थे वो कॉलिन कैंपबेल थे। लेकिन जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय जब सेनापति पहले थे वो जॉर्ज एनिसन थे। बाद में कॉलिन कैंपबेल को नियुक्त किया गया शुरू होने के बाद, ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। इस विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था, यानी कि जो प्रतीक विद्रोहियों ने यूज़ किया था, वो कमल और रोटी था, ठीक है। अब हम इस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। ये बुक्स भी एग्ज़ाम में सीधी पूछ ली जाती हैं। चलिए पहली बुक है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। और जिस समय ये विद्रोह हो रहा था उस समय सर सैयद अहमद ख़ान जो थे ये बिजनौर के सदर अमीन थे। और इनके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, जब हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे आपको इनका जिक्र आएगा। उसके बाद दूसरी बुक है द ग्रेट रिबेलियन। ये बुक लिखी थी अशोक मेहता ने। उसके बाद एक बुक आती है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये बुक लिखी थी वी.डी. सावरकर ने। इसमें थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, ये सावरकर नहीं सावरकर है, तो आप लोग उसे ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद अगली बुक है 1857। इस बुक का नाम ही 1857 है, और ये बुक लिखी थी एस.एन. सेन ने। जो एस.एन. सेन है ये सरकारी इतिहासकार थे, और इनका जो पूरा नाम था वो सुरेंद्र नाथ सेन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज़ 1857 टू 1859, और ये बुक लिखी थी शशि भूषण चौधरी ने, ठीक है। और जो नेक्स्ट बुक है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, और इस बुक के राइटर थे आर.सी. मजूमदार। और ये जो बुक थी ये 1957 में प्रकाशित हुई है, 100 साल बाद। और जो आर.सी. मजूमदार थे इनके बारे में है कि इनको सरकारी इतिहासकार बनाया जा रहा था, और ये बन भी गए थे। इन्होंने कुछ लिखा भी, लेकिन जब सरकारी अनबन हो गई तो इन्होंने सरकारी इतिहासकार बनने से मना कर दिया, और बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से बुक प्रकाशित की। सरकारी इतिहासकार बनाया जा रहा था ताकि 1857 के ऊपर लिखा जा सके, ठीक है। ये तो हो गए कुछ बुक्स। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन भी आपसे एग्ज़ाम में ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा कि ये कथन किसने कहे थे, ठीक है। अब कथन क्यों है? देखिए जब ये क्रांति हुई है, जब भी कोई चीज़ होती है तो इतिहासकारों में मतभेद होते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो वैसे ही इस क्रांति के बारे में भी था। देखिए इसमें जो था कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये राष्ट्रीय संघर्ष था। कुछ लोग कह रहे थे सैनिक विद्रोह है, कुछ लोगों के हिसाब से खाली एक धार्मिक विद्रोह था, कुछ लोगों ने कहा स्थानीय जनोन्माद था, बाकी कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज़ नहीं थी। तो इसलिए हम ये देख लेते हैं कि किसने क्या कहा। देखिए सबसे पहले एक कथन आता है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध,
ये किसने कहा था? ये कहा था LER रीज ने, यानी कि रीज महोदय ने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, यानी कि इंडिया में या हिंदुस्तान में जो लोग थे वो कट्टर हैं और बस लड़ रहे हैं। दूसरा बोला गया TR होम्स के द्वारा कि ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ठीक है, बर्बरता यानी कि बर्बर वही हम लोग बर्बर हो गए, यानी कि हिंदुस्तानी या भारतीय जो भी आप कहें, और सभ्य तो ये लोग अपने आप को सभ्य मानते ही थे। अंग्रेज, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये वाइट मैन बर्डन की थ्योरी लेके चलते थे कि हम लोग बहुत सभ्य हैं और हमारा काम है हम दुनिया को सभ्य बनाएं। तो वही बोला गया कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। अब दो व्यक्ति थे, आउटरम और टेलर। इन दो व्यक्तियों ने बोला कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यानी कि देखिए जो सम्राट घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर को, वो मुस्लिम थे और उनके अंदर कई हिंदू कई मुस्लिम मिलके विद्रोह करते हैं, तो बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम विद्रोह है। उसके बाद कुछ और विदेशी इतिहासकार थे जैसे लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन। इन लोगों ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह था। और कुछ भारतीय इतिहासकार जैसे सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास बंदोपाध्याय, इन्होंने भी बोला कि ये सैनिक विद्रोह ही था। ठीक है, अब इन लोगों ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भारत में भले ही इनका उपनिवेश हो, लेकिन ब्रिटेन में तो जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक टाइप की सरकार थी, तो वहाँ सरकार को जवाब देना पड़ता कि आपके उपनिवेश में इतना विद्रोह क्यों हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं, ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ये सिर्फ सैनिक विद्रोह है, थोड़ा वेतन भत्ते को लेके, खाने पीने को लेके, इन सब चीज़ों को लेके भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि कहीं वहाँ सरकार ना गिर जाए। तो उसके बाद देखिए ये तो हो गया जिन्होंने बोला सैनिक विद्रोह। उसके बाद एक विलियम रसेल थे जिन्होंने बोला कि एक धार्मिक युद्ध था। ये तो वो थे जिन लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह और ये सब बोला। और जब राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला, तो जो VD सावरकर थे, ये भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने बोला कि एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने बोला कि कमल और रोटी का इन्होंने यूज़ किया है, यानी कि संगठित होकर इन्होंने विद्रोह किया है। उसके बाद एक बेंजामिन डिज़राइली थे, इन्होंने भी बोला कि राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए अभी तक तो हमने जितने भी विदेशियों के नाम पढ़े हैं सब ने इस विद्रोह को एक तरीके से डिग्रेड ही किया है कि छोटा मोटा विद्रोह था, बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। लेकिन जो बेंजामिन डिज़राइली थे, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कि जो ब्रिटेन की संसद थी, वहाँ पे बोला था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। और इन्होंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि ये विपक्ष के वहाँ पे नेता थे, ये रूढ़िवादी दल के नेता थे। जैसे हमारे यहाँ पे दो पार्टीज़ मेन हैं, वैसे ही वहाँ पे भी दो पार्टीज़, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और ये उस समय कंजर्वेटिव पार्टी से विपक्ष में थे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ राष्ट्रीय विद्रोह है और आप लोग गलत कर रहे हैं, ये सब टाइप की चीज़ें। उसके बाद RC मजूमदार, जिन्होंने जो बुक लिखी थी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि ना तो ये प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये RC मजूमदार ने लिखा था। और उन्होंने ये इसलिए लिखा था क्योंकि देखिए उनका कहना था कि प्रथम तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले कई विद्रोह हुए, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चाहे वो सैनिक विद्रोह हो, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो। ठीक है, और राष्ट्रीय विद्रोह इसलिए नहीं है क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर सब लोग इसमें शामिल नहीं हुए। जैसे मद्रास इससे अछूता रहा, पंजाब के काफ़ी हिस्से या मेन पंजाब ही जो था वो इससे अछूता रहा, और भी कई साउथ इंडिया की काफ़ी जगह इससे अछूती रही थी। ठीक है, और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं था क्योंकि जिस समय ये संग्राम हुआ उस समय ये सब लोग या जितने भी नेता थे, जो भी थे, अपनी परेशानियों को लेकर लड़ रहे थे। देसी रियासतें अपने कारणों से रुष्ट थी, सैनिक अपने कारणों से रुष्ट थे, किसान अपनी वजह से रुष्ट थे। कोई भी एक अखंड भारत को लेके नहीं चल रहा था। इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि उस समय अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था। ये तो बाद में जब स्वतंत्रता मिली तो सरदार पटेल ने 600 से ज़्यादा रियासतों का एकीकृत करके एक भारत का निर्माण करा, और इसी के बाद राष्ट्रीय चेतना जागी कि हमें एक भारत बनाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक कि किस किस ने क्या क्या कहा था। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको विद्रोह के कारण बताए थे कि आर्थिक प्रशासनिक क्या, अब उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो फैक्ट्स बनते हैं वो फैक्ट्स
यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, आप इन्हें देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे फैक्ट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपको इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप इन्हें पेन पेपर पे खुद से लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में इसे आसानी रहे। चलिए पहले अभी हम विद्रोह के कारण देख लेते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो मुग़ल सम्राट जो थे, मुग़ल सम्राट 1803 से ही ब्रिटिश के संरक्षण में चले गए थे, ठीक है। और उसके बाद एक फैक्ट आता है कि किसने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने के लिए कहा था। तो जो ऑकलैंड थे उन्होंने बादशाह को बोला था कि अब आप अपना दावा, अपना अधिकार छोड़ दीजिए, अब आप बादशाह हैं नहीं, बस नाम मात्र के हैं। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आया। लॉर्ड डलहौजी ने बोला बादशाह को कि आप ये लाल किला भी खाली कर दो और अब जाओ और कुतुब मीनार में रह लो, ठीक है। ये इस कारण से बादशाह जो थे वो असंतुष्ट हो रहे थे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन का गठन किया। ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनाम कमीशन का गठन किसने किया, इनाम कमीशन का गठन कब हुआ और क्यों हुआ। तो इस एक लाइन में आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर है कि इनाम कमीशन का गठन लॉर्ड डलहौजी ने किया 1854 में। उसके बाद क्यों किया गया था, क्योंकि जमींदारों और जागीरों की जांच करने के लिए। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो कमीशन बनाया, ये जांच करने के लिए बनाया कि किसके पास कितनी ज़मीन, कितनी जागीर है, भूपतियों के पास कितनी संपत्ति है। और उसके बाद करीब 20,000 से ज़्यादा जमींदारों की जागीरदार को जब्त कर लिया अपने पास, ठीक है। उसके अलावा जो कारणों में ये सीधे पूछता है कि 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति दी गई थी, यानी कि कब दी गई थी, 1813 में। डाकघर अधिनियम कब लेकर आए थे, 1854 में। इस अधिनियम में आपको याद होगा कि जो निःशुल्क सेवा थी, जो सैनिकों को निःशुल्क सेवा दी जाती थी अपने घर डाक भेजने की, उसे समाप्त कर दिया था। उसके बाद 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लेकर आया गया था, लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे, जिसमें बोला गया था कि आपको समुद्र पार जाके सेवा देनी पड़ेगी। उसके बाद एक 1850 में लेक्स लोकी कानून आया था, जिसे धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी कहा जाता था, ठीक है। देखिए ये जो मैंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे, इन्हें आप क्रमबद्ध तरीके से लिख लीजिएगा। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप सीधे सीधे पहले लिख लीजिएगा कि पहले 1813, फिर 1850, फिर 1854, फिर 1856। इससे क्या आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। और दूसरा, एग्ज़ाम में कई बार क्रमबद्ध तरीके से भी पूछ देता है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। हो सकता है आपको सन याद ना रहे, लेकिन आपने सीधा सीधा लिख दिया हो तो आपको ऐसे याद रह जाए। जैसे भी क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बनाने से मेन मतलब है, ठीक है। उसके बाद एक जो बड़ा कारण था वो था 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जब अवध का विलय कर लिया था, कुशासन का आरोप लगा के। ये बोला कि आप अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं, आपकी जनता परेशान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अवध का विलय अपने में कर लिया। अब अवध का विलय कर लिया, ये तो मैंने आपको बताया था कि अवध जो था वो एक वफादार राज्य था ब्रिटिश का, और जब उसका विलय कर लिया तो बहुत ज़्यादा रुष्ट हुए वहाँ के लोग। और जिस समय उसका विलय किया गया उस समय अवध के जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे, इन्हें हटा दिया गया और अवध को क्या किया गया, एक चीफ कमिश्नरी बना दिया गया, ठीक है। और यहाँ का जो पहला चीफ कमिश्नर था वो बनाया गया किसे, हेनरी लॉरेंस को। ये पूछेगा, याद रखिएगा कि हेनरी लॉरेंस को पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया था ब्रिटेन का, अवध का ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो विद्रोह है, मतलब विद्रोह अब कैसे फैला। देखिए विद्रोह मैंने पहले ही बोला था कि 1857 का विद्रोह जो था वो पहला सिपाही विद्रोह या पहला विद्रोह नहीं था, ठीक है। तो जो पहला भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था वो कहाँ किया था, वो बक्सर में किया था 1764 में। उसमें क्या होता है कि हेक्टर मुनरो की जो सेना की एक टुकड़ी है वो जाके नवाब की सेना के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो उसे भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया पहला विद्रोह माना जाता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि पहला धार्मिक विद्रोह कब हुआ था। ये सैनिकों ने ही किया था, मतलब पहला धार्मिक विद्रोह जो हुआ था वो 1806 में वेल्लोर में हुआ था। वही टीका लगाने से मना कर दिया, पगड़ी पहनने से मना कर दिया, तो इन सब चीज़ों को लेके सेना ने जो किया विद्रोह कर दिया।
ठीक है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण छावनियाँ देख लेते हैं, इन्हीं छावनियों से इसी तरीके से विद्रोह जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल में। बंगाल में जो है 3 छावनियाँ थी। एक छावनी थी दमदम छावनी, दूसरी थी बहरामपुर छावनी, तीसरी थी बैरकपुर छावनी। और इन छावनियों से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो मैंने आपके सामने ही लिख दी है, आप इसे ऐसे ही लिख लीजिएगा और ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए, दमदम छावनी में 23 जनवरी 1857 को सबसे पहले कारतूसों की सूचना मिली थी कि सबसे पहले सूचना मिली थी कि यहाँ चर्बी वाले कारतूस आए हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि इसी को लेके उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। दोनों के लिए एक धार्मिक ठेस की बात थी ये। उसके बाद दूसरा था बहरामपुर। बहरामपुर में 26 फरवरी 1857 को सैनिकों द्वारा कारतूस का यूज़ करने से मना कर दिया गया था कि नहीं, हम इन कारतूसों का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसे दांत से काटना होता था। उसके बाद जो तीसरा है बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह किया था। मंगल पांडे का विद्रोह तो सभी को पता होता है, इसकी डेट भी याद कर लीजिएगा कि 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह हुआ था। और ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। इन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग को मार दिया और सार्जेंट ह्यूरिसन को गोली मारी। मतलब मारी तो दोनों को ही गोली थी, लेफ्टिनेंट बाग मर गए और सार्जेंट ह्यूरिसन बच गए। और उसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को दे दी थी फांसी। ठीक है। अब मंगल पांडे के बारे में एक लाइन जान लेते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 19 जुलाई 1827 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इनके गांव का नाम था नगवा, जो बलिया ज़िला उत्तर प्रदेश में। उस समय ये गाजीपुर ज़िले के अंतर्गत था, लेकिन अभी वर्तमान में ये बलिया ज़िले में है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 छावनियाँ हैं, एक मेरठ है, एक कानपुर है। इसके बाद जो विद्रोह फैलेगा वो मेरठ में फैलेगा, वहाँ से सेना जाएगी। फिर कानपुर में नाना साहब के वहाँ विद्रोह होगा। फिर मध्य भारत में ग्वालियर छावनी, जहाँ का राजा ब्रिटिश सेवक था, कह लीजिए एक तरीके से, सिंधिया। उसके बाद बिहार की जो छावनी है दानापुर। तो आप इन छावनियों के नाम याद कर लीजिएगा और ये छावनियाँ कहाँ कहाँ हैं ये भी देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ तक तो हो गया छावनियाँ। इसके बाद देखिए कि विद्रोह कैसे फैला। 10 मई 1857 को विद्रोह का शुभारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। मेरठ में जो मेरठ की सेना थी 20 नेटिव इन्फेंट्री वाली और जो 3 एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी थी, उन्होंने ये विद्रोह शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुँचे। मैंने बताया था कि ज़्यादा दूर है नहीं दिल्ली और मेरठ, तो 10 मई को वहाँ से शुरू किया, 11 मई को दिल्ली आ गए। उसके बाद 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया विद्रोहियों ने, और यहाँ से बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। और बहादुर शाह द्वितीय ने भी अनमने मन से मान लिया, पहले नहीं मान रहे थे, बाद में मान लिया। बहादुर शाह द्वितीय तो 1803 से ही संरक्षण में थे। बहादुर शाह द्वितीय नहीं, मुग़ल सम्राट जो भी उस समय होगा, वो 1803 से ही संरक्षण में थे। तो ये वैसे भी नाम मात्र के राजा रह गए थे, लेकिन इनको सम्राट घोषित करने का एक कारण ये था कि किसी एक लीडर के नाम पे लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि ऐसे तो विद्रोहियों को कोई संगठित कैसे कर पाता। इसलिए किसी एक नाम के नीचे, किसी एक झंडे के नीचे लड़ाई करने के लिए बहादुर शाह द्वितीय को दोबारा से मुग़ल सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद दिल्ली में जो शस्त्रागार था, वहाँ का कार्यवाहक था लेफ्टिनेंट विलोबी। इसको पराजित कर दिया गया विद्रोहियों के द्वारा। और उस समय जो दिल्ली का सेनापति था निकोलसन, वो मारा गया। अब देखिए, इस विद्रोही सेना का नेतृत्व जो था, वैसे तो बादशाह के नाम पे हो रहा था, लेकिन डायरेक्टली बादशाह कर नहीं रहे थे। स्टार्टिंग में जो बादशाह के पुत्र थे, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, ये कर रहे थे, लेकिन बाद में बरेली से बख्त खां आए और उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है। तो दिल्ली में विद्रोही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहे थे। उसके बाद जो सम्राट थे, सम्राट को जब पकड़वाया गया तो उस समय उनके एक रिश्तेदार ने विश्वासघात कर दिया। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि वो
उस रिश्तेदार का नाम पूछ लेता है कभी कभी। तो उसका नाम था इलाही बख्श। उसने ही बताया था कि सम्राट कहाँ है, और फिर उसके बाद जाके हडसन ने सम्राट को पकड़ लिया था। एक प्रश्न ये पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन से प्रसिद्ध उर्दू कवि दिल्ली में मौजूद थे, या किसने 1857 के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा। तो जो महान उर्दू के शायर मिर्ज़ा गालिब हैं, इनको तो सभी लोग जानते हैं, तो वो इस समय दिल्ली में मौजूद थे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये है कि जो सम्राट के 2 पुत्र थे, जैसे मैं बताया कि स्टार्टिंग में विद्रोह का नेतृत्व तो यही कर रहे थे, लेकिन बाद में बख्त खां ने करने लगे। बख्त खां, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, ये सम्राट के 2 पुत्र थे। और सम्राट का जो पोता था, बादशाह का जो पोता था मिर्ज़ा अबू बकर, ये इन तीनों को लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया, लाल किले के सामने जाके गोली मार दी। और हुमायूं के मकबरे में सुल्तान थे, वहाँ से सुल्तान को पकड़ लिया, बादशाह को पकड़ लिया, और इनकी जो बेगम थी जीनत महल, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया, और वहाँ से इनको रंगून की ओर निर्वासित कर दिया। और फिर वहीं रंगून में बादशाह की मृत्यु हो गई। रंगून बर्मा में है। बर्मा में रंगून था। तो देखिए, जो ये बादशाह थे, ये बहुत अच्छे शायर थे। इनकी अपनी मज़ार पे भी लिखा हुआ है कि, मतलब शायरी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि इन्हें अपने मातृभूमि में दफन करने के लिए जगह भी नहीं मिली। और देखिए, एक शायर थे मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो थे, उन्होंने ये अपनी आँखों से देखा था। और मुग़ल बादशाह वो खुद भी शायर थे। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये आज की जो ये वीडियो है, आज की मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। इससे ज़्यादा जो आगे के फैक्ट्स हैं कि विद्रोह जब लखनऊ पहुँचेगा, मेरठ से कानपुर पहुँचेगा, उसके बाद झांसी की रानी के बारे में बात होगी, फिर साउथ इंडिया के बारे में बात होगी, और महारानी की जो घोषणा होगी आगे को, वो सब बहुत लंबे फैक्ट्स बन जाएंगे। इसलिए ये वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये जो फैक्ट्स हैं, ये मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए हैं, तो इससे ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। तो इन फैक्ट्स को आप पेन पेपर लेके लिख लीजिएगा, इनको जैसे कि तैसा सीधा रट लीजिएगा, और पुराने क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी में से आए हुए होंगे। अब कोई एकदम स्टूपिड सा फैक्ट पूछ लिया होगा तो अलग बात है, नहीं तो इससे ज़्यादा फैक्ट्स इस टॉपिक से बनेंगे नहीं। और जो रेस्ट फैक्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगी। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जिसने इसकी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वो पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा, और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।